बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है ना, वो ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है कि क्लासेस के अंदर हमारे कोड को डिवाइड करके उनको आपस में रिलेशनशिप उनका क्रिएट कर दिया जाए। अब जब हम क्लासेस में अपने कोड को अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं, तो क्लासेस जो एक स्ट्रक्चर हो गया है, आउटर बॉडी कह लें। जैसे आप लोगों की एक क्लास है, तो आप लोगों की क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो आप लोगों की उस क्लास के नाम से जाने जाते हैं, BScs सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स। तो मतलब BScs सेकंड सेमेस्टर अब खुद से तो कुछ नहीं है ना, एक बाउंड्री आप लोगों की जो बताती है कि इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं। एक्चुअली में तो वो स्टूडेंट्स ही हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो इसी तरह क्लास भी खुद से कुछ नहीं होता, एक बाउंड्री है और उसका एक नाम है, और एक्चुअल चीज़ें वही हैं जो इस क्लास के अंदर आती हैं। तो क्लासेस के अंदर क्या आता है, वेरिएबल्स आते हैं और फंक्शंस आते हैं। तो हमारी जो ओवरऑल कोडिंग होती है ना, वो इन्हीं चीज़ों पर मुश्तमिल होती है कि हम कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कुछ फंक्शंस बनाते हैं, उन फंक्शंस के ऊपर फिर हम लोग अपने यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करवा के और इसको इस्तेमाल करवा लेते हैं। फिर जब भी हमने कोई काम करवाना होता है तो हम उसी के रेलिवेंट कोई ना कोई फंक्शन कॉल करवाते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो इसी तरह अब हमारे पास एक क्लास के अंदर क्या क्या कुछ होता है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं एक्सप्रेशंस बनाने के लिए, फार्मूलाज बनाने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, और कुछ हम लोग फंक्शंस बना लेते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास यही चीज़ें होती हैं। तब इन्हीं फंक्शंस की जो हम क्लासेस के अंदर बनाते हैं, इन फंक्शंस को बनाने के मतलब इसके अंदर दो पहलू आते हैं जिसको ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग कहते हैं। अब ओवरलोडिंग क्या होती है कि जब हम फंक्शन बना रहे होते हैं ना डिफरेंट क्लासेस के अंदर, क्लास हमारे पास एक क्लास के अंदर भी हम अपना कोड मैनेज कर सकते हैं अगर कोई छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो अगर कोई ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर बनाने की तरफ जा रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा क्लासेस भी बना सकते हैं। तो ये जो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये तो एक सिंगल क्लास के अंदर ही होता है, लेकिन जो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है ये मल्टीपल क्लासेस के अंदर होता है। मतलब ओवरलोडिंग एक ही क्लास के अंदर सेम नेम और सेम पैरामीटर के साथ एक से ज़्यादा फंक्शन का होना, और ओवरराइडिंग डिफरेंट यानी कि दो क्लासेस के अंदर एक ही सेम नेम और सेम पैरामीटर के साथ एक ही फंक्शन का होना। ओवरराइडिंग दो क्लासेस के अंदर सेम नेम विद सेम पैरामीटर, और ओवरलोडिंग एक ही क्लास के अंदर किसी फंक्शन का विद सेम नेम और सेम पैरामीटर। अब सेम मतलब एक क्लास है तो क्लास के अंदर हमारे पास फंक्शंस होते हैं और उन्हीं की ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग होती है। लेकिन जो हमारे पास ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो ओवरलोडिंग फंक्शन के साथ साथ ऑपरेटर्स के ऊपर भी होती है। कि जो हम प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स हैं, यूनरी ऑपरेटर्स हैं। तो इस तरह हमारे पास ये मल्टीपल टाइप्स हैं ऑपरेटर्स की लैंग्वेजेस के अंदर। तो इसी तरह हमारे पास C++ के अंदर भी काफ़ी टाइप्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने पास ऑपरेटर्स की। तो इन ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग भी होती है। तो ये तो था एक हमारे आज के टॉपिक का ओवरऑल इंट्रोडक्शन कि ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग सिर्फ फंक्शंस की होती है, लेकिन जो ओवरलोडिंग है वो ऑपरेटर्स की भी होती है और फंक्शंस की भी होती है। इनको हम अभी आगे डिटेल के साथ बारी बारी देख लेते हैं। कहते हैं C++ allows you to specify more than one definition for a function। अब ओवरलोडिंग होती क्या है कि एक से ज्यादा किसी फंक्शन की डेफिनेशन आना विद सेम नेम सेम पैरामीटर। लेकिन इसके साथ इसने एक और भी बात की है जिसमें उसने कहा है कि ऑपरेटर यानी कि ऑपरेटर का भी सेम डेफिनेशन आ जाती है नेम के साथ और डाटा टाइप के साथ और फंक्शन की भी। तो कहता है लेकिन ये जो सेम चीज का आना इन द सेम स्कोप। अब यहाँ पे स्कोप से मुराद क्या है कि आप लोगों को जब कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं ना हम लोग, तो वो चीज़ जिस बॉडी के अंदर हम लोग डिक्लेयर कर रहे होते हैं उसका स्कोप उसी बॉडी के अंदर हद तक होता है। फॉर एग्जांपल मैं किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूँ तो उसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर की हद तक है। किसी वेरिएबल को मैं क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूँ तो उसका स्कोप उस क्लास के अंदर क्लास की हद तक है। तो ये हमारा स्कोप होता है कि उस
वेरिएबल या उस फंक्शन का जो स्कोप है वो किस हद तक है, किस लेवल तक है। तो जो चीज़ किसी क्लास के अंदर आती है तो उसका स्कोप उस क्लास की लेवल तक ही होता है, वो सिर्फ उस क्लास के अंदर अंदर एक्सेस हो सकती होती है। तो इसका ये सेम स्कोप का बताने का मकसद यही है कि विद इन सेम क्लास किसी फंक्शन का दोबारा बनना सेम नाम और सेम पैरामीटर के साथ। उसके बाद आगे विच इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब फंक्शन की भी डेफिनेशन होती है और ऑपरेटर्स की भी होती है, लेकिन ऑपरेटर्स की डेफिनेशन ऑलरेडी एक हुई हुई होती है। जब ये ओवरलोडिंग करते हैं तो हम मजीद इसको डिफाइन करते हैं। जैसे प्लस का ऑपरेटर है, अब प्लस का ऑपरेटर क्या करता है, हमें भी मालूम है कि जो प्लस का सिंबल है ये दो वेरिएबल की वैल्यूज को या दो वैल्यूज को आपस में सम अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये प्लस का ऑपरेटर दो वेरिएबल या दो वैल्यूज को तो सम अप कर सकता है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स को सम अप नहीं कर सकता। तो जब हम किसी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में सम करना हो या प्लस करवाना हो दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को, तो फिर हमें इन्हीं ऑपरेटर्स को, इसी प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड करवाना पड़ता है, यानी कि इसको दोबारा से डिफाइन करना पड़ता है इसी प्लस के ऑपरेटर को कि ये किस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वो उसी की डेफिनेशन जो होगी वो हमारी फिर ये जो हम ओवर डिफाइन करेंगे, दोबारा से डिफाइन करेंगे, ये हमारी ओवरलोडिंग कहलाएगी उस ऑपरेटर की। इसी तरह फंक्शंस होते हैं, एक ही फंक्शन को हम दो बार डिफाइन कर लेते हैं एक ही क्लास के अंदर, तो फंक्शन ओवरलोडिंग बन जाती है। आगे वो कह रहा है कि एन ओवरलोडेड डिक्लेरेशन इज अ डिक्लेरेशन दैट इज डिक्लेयर्ड विद द सेम नेम एज अ प्रीवियसली डिक्लेयर्ड। मतलब जैसे पहले हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे उसी नाम के साथ उसी पैरामीटर के साथ दोबारा डिक्लेयर कर देंगे इन द सेम स्कोप, मतलब उस एक ही क्लास के अंदर, except that both declaration have different arguments and obviously different definition implementation। आगे वो कह रहा है कि जो फंक्शंस है ना, अब जब डिक्लेयर करेंगे इनको तो इनकी दोनों डिक्लेरेशन के दरमियान में आर्ग्यूमेंट्स, अब ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर्स के अंदर डिफरेंस होता है कि जब हम किसी फंक्शन को बनाते हैं ना तो उसके अंदर जो हम डाटा टाइप दे के वेरिएबल रखते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट होते हैं। जब हम उस फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो कॉलिंग बॉडी के अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो पैरामीटर होते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर में फ़र्क है। अब यहाँ पे वो वर्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कर रहा है तो मतलब हम फंक्शन बनाने की बात कर रहे हैं, बनाना या डिक्लेयर करवाना। ये भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि बाज़ टाइम होता है कि हम फंक्शंस को पहले ही एक क्लास के अंदर तमाम फंक्शन जितने भी हम इस्तेमाल करने होते हैं वो एक ही क्लास के अंदर डिक्लेयर करके रख लेते हैं, उनको फिर डिफरेंट जगह पे इस्तेमाल करते रहते हैं। अब उन तमाम का स्कोप जो होता है वो पब्लिक हम लोग वहाँ पे फिर रख लेते हैं, या फिर उस एक ही क्लास की बाकी क्लासेस को चाइल्ड बना देते हैं जहाँ जहाँ पे भी हम लोगों ने उस फंक्शन को जाके डिफाइन करना हो या बनाना हो। अगर हम उस एक ही क्लास के अंदर सारे फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं तो उन तमाम का स्कोप उस एक क्लास की हद तक होगा। कहते हैं व्हेन यू कॉल एन ओवरलोड फंक्शन और ऑपरेटर, कि जब भी आप किसी ओवरलोड हुए हुए फंक्शन को या ऑपरेटर को कॉल करेंगे, द कंपाइलर डिटरमाइन, ओवरलोडिंग हो रही है ना कि नाम सेम है। जब हम लोगों ने कॉलिंग करनी है तो एक तो हम लोगों ने उस फंक्शन का नाम इस्तेमाल करना होता है जब फंक्शन को कॉल करते हैं, दूसरा हम लोगों ने उसको वैल्यूज पास करनी होती हैं। तो कहता है कि जब हम उस फंक्शन को या ऑपरेटर को कॉल करते हैं तो उसी टाइम कंपाइलर जो होता है हमारा वो खुद ही डिटरमाइन करता है कि अब चूंकि नाम सेम आ रहा होता है, क्लास भी एक ही है, एक ही क्लास के अंदर सेम नाम के दो फंक्शन पड़े हुए हैं, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन वो मैं चाह रहा हूँ कॉल करवाना। तो वो उसके फिर आर्ग्यूमेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। Compiler determines the most appropriate definition to use by comparing the arguments types। आर्ग्यूमेंट्स और उनकी टाइप्स, मतलब जब फंक्शन बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स रखते हैं और उसके डाटा टाइप्स भी देते हैं, तो उसकी बेस पे कहता है हमें हमारा कंपाइलर खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये क्लास बनाई है टेस्ट के नाम से, क्लास के लिए कर्ली ब्रेसेस, ये स्टार्ट और एंड ब्रैकेट्स और एट द एंड पे सेमीकोलन।
ये एक क्लास बन गई है। तो इसके अंदर हमारे पे तमाम वेरिएबल और फंक्शंस आते होते हैं जिन्होंने काम करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और एक फंक्शन बना लेता हूँ सम के नाम से। तो ये इसकी बॉडी के अंदर ये जो मैं दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ ना इंटीजर टाइप के, आई और जे, ये दोनों मेरे आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब इसकी भी बॉडी आ जाएगी। इसी तरह मैं इसी नाम से सेम एक और फंक्शन बना लेता हूँ नीचे, लेकिन इसके अंदर मैं पैरामीटर चेंज कर देता हूँ। एक इसके अंदर पैरामीटर और ले लेता हूँ इंट नाम पे, के नाम से। अब ये मेरी ओवरलोडिंग हो गई है कि पहले मैंने एक फंक्शन बनाया सम के नाम से, फिर मैंने एक फंक्शन बनाया सम के नाम से। मैंने यहाँ पे अब दो फंक्शन बना लिए सम के नाम से। तो ये जो दोनों फंक्शन एक ही क्लास के अंदर सेम नाम से बन रहे हैं ना, लेकिन इनके अंदर ये जो आर्ग्यूमेंट है वो चेंज हो रहे हैं। पहले के अंदर 2 है, दूसरे के अंदर 3 है। या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं इसके अंदर भी 2 ही रख लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे डाटा टाइप चेंज कर लेता हूँ। एक इंटीजर टाइप का ले लेता हूँ, एक फ्लोट का ले लेता हूँ। अब वो ये बात यहाँ पे जो अभी हो रही थी वो यही कर रहा था कि कहता है जब आप इसको करते हैं तो कंपेयर करता है आर्गुमेंट की टाइप्स के लिहाज से, कि अगर तो या तो ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन के आर्गुमेंट 2 हों, दूसरे के 3 हो जाएं, जैसे मैंने पहले किया था। या फिर ऐसा हो कि पहले के आर्गुमेंट 2 हैं, दूसरे के भी 2 हैं, लेकिन उनकी डाटा टाइप चेंज हो जाए। तो ये फिर कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि जब मैं इन फंक्शंस को कॉल करूंगा तो 2 वैल्यू सेंड करूंगा ना साथ कॉलम बॉडी के एज ए पैरामीटर के तौर पर। तो उन वैल्यूज की बेस पे कंपाइलर डिसाइड करेगा कि इनमें से कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है। अगर तो मैं डेसिमल पॉइंट वैल्यूज भेज रहा हूँ तो फिर जाहिर सी बात है ये फ्लोट वाला फंक्शन कॉल होगा। या अगर मैं 3 वैल्यूज पास करता हूँ, जैसे मैंने अभी ये 3 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन बनाया था दूसरे नंबर पे, तो जाहिर सी बात है 3 आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन में है तो दूसरा फंक्शन कॉल होगा। अगर मैं फंक्शन कॉलिंग के दौरान 2 पैरामीटर भेजता हूँ, फंक्शन कॉलिंग है ना, सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं 2 वैल्यूज भी भेज रहा हूँ, एक 10 भेज दी और दूसरी 12 भेज दी। अब मैं 2 वैल्यूज भेज रहा हूँ, दोनों इंटीजर टाइप की हैं, तो ये पहले वाला सम का फंक्शन कॉल होगा। तो कॉलिंग करवाते वक्त फिर ये जो हम एज ए पैरामीटर के तौर पर ये 2 वैल्यूज जो पास करवाते हैं, इसकी बेस पे कंपाइलर हमारा ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है। अब वो आगे क्या बात कर रहा है, कहता है सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओवरलोड फंक्शन और ऑपरेटर इज कॉल्ड ओवरलोड रेजोल्यूशन। मतलब कंपाइलर का इस तरह हमारे पैरामीटर की वैल्यूज की बेस पे डिसाइड करना कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये हमारा ओवरलोड रेजोल्यूशन कहलाता है। इनके कंपाइलर जो हमारा ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि अब ओवरलोडिंग हुई है फंक्शन की, 2 सेम नाम से फंक्शन बनाए हुए हैं, जब मैंने कॉल करना है फिर तो मैंने उसको नाम से ही करना है ना। सम का फंक्शन बनाया तो यहाँ पे मैं सम के नाम से उसको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कंपाइलर इन वैल्यूज की बेस पे ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि उन दोनों में से कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो उसका कंपाइलर का इस तरह ऑटोमेटिकली खुद ही उसको जज करना ओवरलोड रेजोल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पे अब 3-4 टर्म्स बन जाती हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, ओवरलोड रेजोल्यूशन क्या होती है। ठीक है, तो इस तरह मतलब ये 2-3-4 टर्म्स बन जाती हैं जिसको हम आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस तरह की मतलब कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं आप लोगों से कभी भी कहीं भी। आगे हम अब इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, रियलिटी में कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है इनकी। तो आगे एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाया है कि यू कैन हैव मल्टीपल डेफिनेशन फॉर द सेम फंक्शन नेम। तो पहले हम फंक्शन को देख लेते हैं, फिर हम ऑपरेटर की तरफ जाएंगे। काम अभी हम ओवरलोडिंग का ही कर रहे हैं। तो कहते हैं मल्टीपल डेफिनेशन फॉर द सेम फंक्शन, एक ही फंक्शन की मल्टीपल डेफिनेशन हो सकती हैं, यानी कि मल्टीपल डेफिनेशन ऐसी होती हैं कि नाम सेम रहता है, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट चेंज होते रहते हैं। तो कहते हैं द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन मस्ट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द टाइप्स एंड और द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। या तो उन आर्ग्यूमेंट्स की टाइप की बेस पे वो डिफर होते हैं या फिर उनकी तादाद यानी कि नंबर से डिफर होते हैं।
अब जैसे यहाँ पे ये आगे एक फंक्शन बनाया हुआ है, मैं इसको डेव में कर लेता हूँ ताकि हम उधर रन करके भी इसको देख लेंगे और उधर से क्लियर आप लोगों को समझ भी लग जाएगी कि उधर प्रॉपर क्लियर कलरिंग हो जाती है डिफरेंट कलर्स के साथ कोड की। आप लोगों को ये डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अब इस स्क्रीन के अंदर ये डेव सी प्लस प्लस मैंने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर फाइल में जाके न्यू में जाके ये सोर्स फाइल मैंने क्रिएट की, यहाँ पे मैं वही कोड यहाँ पे अपने पास पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नंबर साइन इंक्लूड आया स्ट्रीम। अब डेव में काम कर रहा हूँ तो डॉट एच नहीं आएगा। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, ये स्टेटमेंट लाजमी आती है फॉरन लाइब्रेरी के बाद जब भी आप लोगों ने डेव के अंदर काम करना है। अदरवाइज सी आउट और सी इन जो आप लोगों की स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉब्लम कर देंगी। उसके बाद जैसे ही मैंने अपने प्रोग्राम को राइट करना है तो राइट करते फौरन ही पहले सेव करने का काम करना है, क्योंकि सेव किए बिना आप इसको कंपाइल या रन करेंगे तो फिर भी वो एरर दे देता है। ये डेव सी प्लस प्लस मतलब वो स्टॉप कर देता है, कोड को कंपाइल नहीं करता। तो आप लोगों ने दूसरा काम ये करना होता है इसको सेव करने का। अब यहाँ पे मेरे पास ये एक क्लास बनी हुई है प्रिंट डाटा के नाम से। उसके बाद एक फंक्शन बनाया है मेन के नाम से। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि मेन फंक्शन का होना किसी भी प्रोग्राम के अंदर लाजमी है कि जब भी हम उस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं तो उस प्रोग्राम का सबसे पहले मेन फंक्शन ही चलता है। उस मेन फंक्शन के अंदर से फिर आगे हमारी सीक्वेंस स्टार्ट होती है। तो इसलिए मेन फंक्शन का ज़रूरी है, सबसे पहले हमारा जो रन होना होता है वो मेन फंक्शन ही रन होता है। तो एक क्लास बना ली और एक मैंने मेन फंक्शन बना लिया उसके साथ। आप एक से ज़्यादा क्लासेस भी बना सकते हैं, वो आप लोगों की ज़रूरत पे फिर मुनहसर होता है। तो इस एक क्लास के अंदर ये मैंने पहले एक फंक्शन बनाया प्रिंट के नाम से, उसके अंदर मैंने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट दे दिया उसको इंट आई के नाम से, यानी कि इंटीजर टाइप का एक आर्ग्यूमेंट ले लिया और उस फंक्शन के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट एक मैसेज प्रिंट करवा लिया प्रिंटिंग इंट। ये डबल कोटेशन के अंदर चीज़ है, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद कनकैटिनेशन, मतलब ये जो हमारा आउटपुट का ये ऑपरेटर होता है, ये जो लेस देन के दो सिंबल डाल देना, ये आउटपुट ऑपरेटर कहलाता होता है। ये जो मैंने सेलेक्ट किया ना लेस देन के दो सिंबल्स, ये आउटपुट ऑपरेटर होता है। तो सी आउट के अंदर जब एक से ज़्यादा टाइप्स की चीज़ें हम लोगों ने कंबाइन करके प्रिंट करवानी हो तो उनके दरमियान में ये आउटपुट ऑपरेटर आता होता है। मसलन ये पहले मेरे पास एक मैसेज प्रिंट हो रहा है ना, तो मैसेज के फ़ौरन बाद मैंने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो ये वेरिएबल है, ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट होना है, तो दो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं ना, तो दोनों के दरमियान में ये आउटपुट ऑपरेटर लाजमी होता है। तीसरा एंड एल, मतलब लाइन यानी कि एंड ऑफ लाइन, यानी कि इस लाइन इस मैसेज के बाद हमारी नेक्स्ट लाइन इंटर, जैसे हम वर्ड के अंदर टाइप करते हुए कहते हैं इंटर दबाते हैं तो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाके राइटिंग करना शुरू कर देता है। तो ये एंड एल का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है कि समझो इंटर दब गया, अब आप लोगों की जो नेक्स्ट जो भी चीज़ आएगी वो नेक्स्ट लाइन में लिखी जाएगी। एंड होता है कि एंड ऑफ लाइन के लिए कि यहाँ पे ये लाइन एंड हो जाएगी, नेक्स्ट चीज़ जो भी आएगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। तो इस फंक्शन के अंदर मैंने एक ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा ली है, एक मैसेज और एक वैल्यू जो इस वेरिएबल के अंदर आएगी। इसी तरह मैंने एक और फंक्शन बना लिया हुआ है इसी के अंदर प्रिंट के नाम से। उसके अंदर भी मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट रखा लेकिन उसकी डाटा टाइप चेंज कर दी। पहले के अंदर इंटीजर रख ली, दूसरे के अंदर डबल रख ली। तो ये डाटा टाइप की बेस पे भी डिफरेंट हो सकता है और इनके आर्ग्यूमेंट्स की तादाद पे भी बेस कर सकता है। तो कहते हैं सी आउट प्रिंटिंग फ्लोट, मतलब ये फ्लोट टाइप यानी कि इशारिये वाली वैल्यूज वाला आर्ग्यूमेंट है ना, डाटा टाइप है। तो यहाँ पे मैसेज के अंदर मैंने प्रिंटिंग फ्लोट लिख दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सा फंक्शन रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है।
और इसके साथ f की वैल्यू, अब ये f लिया हुआ था एज ए आर्ग्यूमेंट के तौर पर, तो ये f को मैंने प्रिंट करवा लिया कि जो भी f के अंदर वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी मैसेज के साथ। अब तीसरा भी मैंने प्रिंट नाम से ही फंक्शन बनाया कि तीसरे के अंदर मैंने क्या किया है कि एक आर्ग्यूमेंट लिया है, लेकिन वो मैंने ना पॉइंटर जैसे हम लोग लेते हैं ना, स्टैटिक जिस वेरिएबल के साथ आ जाए तो वो पॉइंटर बन जाता होता है, ठीक है। तो मैंने इस वेरिएबल को एज ए पॉइंटर के तौर पर लिया और इसकी डाटा टाइप करैक्टर रख दी। तो मतलब इस आर्ग्यूमेंट की भी टाइप तो चेंज हो गई ना, कि अब इसके अंदर एड्रेस आएगा, एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी। तो इसके साथ प्रिंटिंग करैक्टर, मतलब कोई करैक्टर्स होंगे जो ये प्रिंट करेगा, और वो सी एक वेरिएबल है करैक्टर नाम से, तो ये उसके उस सी वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी ये सी उसको प्रिंट कर देगा। तो एक क्लास के अंदर 3 फंक्शन बनाए, सेम नाम सेम पैरामीटर, लेकिन उनकी डाटा टाइप चेंज कर दी, तो ये मेरी ओवरलोडिंग कहलाती है। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अब जैसे मैंने वो ऊपर एक फंक्शन बनाया हुआ है void print के नाम से, पहला पहला उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर लिया है, आर्गुमेंट लिया, आप 2 ले लो। मतलब अगर आप डाटा टाइप सेम रख आ रही है तो आप आर्गुमेंट चेंज कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कर सकते हैं। वहाँ पे इंट आई लिया था, यहाँ पे इंट आई और इंट जे ले लेता हूँ। सी आउट टू आर्गुमेंट्स, इसके साथ आउटपुट ऑपरेटर और आगे आई और जे की वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ। इन दोनों को सम अप करके प्रिंट करवा लेता हूँ। तो हम लोग इसको फार्मूले के अंदर भी लिख सकते हैं, इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि मैं इनको डायरेक्ट ही यहाँ पे ऐसे प्रिंट करवा लूँ। अब ये जो चीज़, ये जो स्टेटमेंट बनेगी ना, ये भी कुछ ऐसे है कि मतलब आप ये सेम फंक्शन है प्रिंट का, लेकिन इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स की तादाद ज़्यादा हो गई। तो इसकी बेस इस तरह, मतलब सेम नाम से एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शंस का बनना या उनको डिफाइन करना, ये मैं डिफाइन ही कर रहा हूँ सारे, तो बनाने को ही डिफाइन करना कहते हैं। तो अगर आप डिफाइन करना या बनाना सेम नाम के साथ, या तो उनके पैरामीटर्स की तादाद चेंज हो जाए या पैरामीटर्स की डाटा टाइप चेंज हो जाए, तो ये हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती होती है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मेन फंक्शन का भी थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि अब प्रिंट डाटा, ये मेरी क्लास नेम है, यही क्लास जिसके अंदर मैंने ओवरलोडिंग की हुई है। इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया पीडी के नाम से। क्यों? कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी क्लास के अंदर जब भी हमने किसी फंक्शन को कॉल करवा के उसको यूज करना होता है या एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम लोग उस क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट फिर उस फंक्शन का नाम फिर हम इस तरह कॉल करवा सकते होते हैं। डायरेक्ट मैं उसको कॉल नहीं करवा सकता। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डॉट ये चीज़ नहीं लिखता तो ये मुझे एरर दे देगा, ये इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं इस क्लास के स्कोप से बाहर हूँ। ये क्लास यहाँ पे एंड हो गई हुई है, मैं इस क्लास के स्कोप से बाहर निकल आया हूँ। अब मैंने उस चीज़ को अगर कॉल करवाना है तो मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जो मैंने पहले ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए डॉट उसके अंदर से उस फंक्शन को कॉल करवाया। ये देखें, मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट लिखा ना, मेरे पास जितने भी फंक्शन बने हुए थे सारे के सारे मुझे यहाँ पे उसने शो करवा दिए कि आप इनमें से कौन सा फंक्शन कॉल करवाना चाह रहे हैं। अब मैं इस चीज़ को एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन इससे पहले मैं ये ना जो लास्ट फंक्शन मैंने कॉल कर बनाया उसको भी कॉल करवा लूँ, pd डॉट प्रिंट। आगे अब 2 पैरामीटर आर्ग्यूमेंट थे तो 2 वैल्यू यहाँ से पास करूँगा, 5 और 6। इंटीजर टाइप की थी तो इंटीजर टाइप की वैल्यूज मैंने यहाँ से पास कर दी इसको। तो एक कॉलिंग, दूसरी, फिर तीसरी और ये चौथी, 4 फंक्शन बनाए ओवरलोडिंग करके। तो चारों को मैंने कॉल करवा लिया, तो चारों का रिजल्ट डिफरेंट मुझे आएगा क्योंकि चारों अलग अलग कॉल हो रहे हैं।
ये ब्लैक स्क्रीन के अंदर आप लोगों को आउटपुट नज़र आ रही होगी। पहले मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू पास की थी, तो ये इंटीजर वाला फंक्शन सिंगल आर्गुमेंट वाला कॉल हुआ और उसने प्रिंटिंग इंट और 5 वैल्यू पास की थी, वो प्रिंट कर दी। उसके बाद मैंने डेसिमल वैल्यू पास की थी, तो डेसिमल डबल वाला जो डाटा टाइप वाला फंक्शन कॉल हुआ उसने वही वैल्यू पास कर दी। उसके बाद करैक्टर वाला, तो करैक्टर सारे उसने प्रिंट कर दिए। उसके बाद मैंने 5 और 6 दो वैल्यूज़ पास की थी और साथ ही मैसेज प्रिंट करवाया था, 2 आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद मैंने उसके दरमियान में स्पेस नहीं दी थी, ना ही कॉलन लगाया था, तो वो इस वजह से वो 11 साथ ही अटैच होकर प्रिंट हो रहा है। 5 और 6 दो वैल्यूज़ पास की थी एज ए पैरामीटर के तौर पर, तो उसने उन दोनों आर्ग्यूमेंट में उन दोनों वैल्यूज़ को लेके सम अप करके रिटर्न कर दिया, तो मेरे पास प्रिंट करवा दिया। तो मेरे पास 5 और 6 प्लस करें तो 11 ही आते हैं, तो ये 11 प्रिंट हो गए। तो इस तरह हमारे पास उस प्रोग्राम की आउटपुट आ जाती है। तो ये तो थी यहाँ तक हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग, कि एक क्लास के अंदर किसी फंक्शन को बार बार बनाना सेम नाम के साथ, लेकिन उसके अंदर आने वाले आर्गुमेंट्स की डाटा टाइप चेंज कर देना या पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स की तादाद को चेंज कर देना। उसके बाद दूसरी चीज़ थी ओवरलोडिंग के अंदर ऑपरेटर्स ओवरलोडिंग, कि वी नो दैट ऑपरेटर्स जैसे प्लस माइनस लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इस तरह के ये सारे ऑपरेटर्स, या फिर अब लेस देन जो ग्रेटर देन है ये रिलेशनल ऑपरेटर्स में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम कंडीशन लगाते हैं। तो ये सारे हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। कहता है ये ऑपरेटर्स हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब हमारे पास इन लैंग्वेजेस के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, हम इनको जस्ट डायरेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन जो इनका यूज़ होता है ना, वो सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान में होता है, यानी कि इन ऑपरेटर्स को हम लोग वेरिएबल्स के दरमियान में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में अगर इस्तेमाल करना हो तो ये हमें एरर दे देगा। जैसे ये थर्ड पैराग्राफ के अंदर कह रहा कि टू परफॉर्म ऑपरेशन विद ऑब्जेक्ट्स यू नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ वेरियस ऑपरेटर्स, कि ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में, तो आप इनको रीडिफाइन करना पड़ेगा। अब जब रीडिफाइन करेंगे तो सेम नाम होगा ना ऑपरेटर का, जो हम लोगों ने पहले हमारे पास डिफाइन हुए हैं, हम उसी चीज़ को दोबारा डिफाइन करने जा रहे हैं। तो जब एक सेम चीज़ को दोबारा डिफाइन करते हैं तो वो ओवरलोडिंग कहलाती होती है विद इन द सेम स्कोप। अब स्कोप होता है कि वो उसका आउटर कंटेनर, कि जिस कंटेनर के अंदर वो चीज़ आ रही है तो वो उसका स्कोप उस कंटेनर की हद तक ही है। या फिर अगर किसी क्लास का कोई चाइल्ड है, तो मैंने आप लोगों को इनहेरिटेंस में बताया था कि चाइल्ड पेरेंट की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, कॉल कर सकता है। तो अब वहाँ पे अगर कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना हुआ है कोई दो क्लासेस के दरमियान में, तो फिर किसी दूसरी क्लास में से भी पहली क्लास वाले फंक्शंस कॉल हो सकते हैं। तो फिर उस फंक्शन का स्कोप जो होगा वो दो क्लासेस की हद तक हो जाएगा। पेरेंट क्लास जहाँ पे वो पड़ी हुई है फंक्शन, वहाँ पे तो वो एक्सेस हो ही सकती है, लेकिन वो चाइल्ड में से भी जाके एक्सेस हो सकती है। तो इस तरह उसका स्कोप चेंज हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो एक क्लास में ही रहे। तो कहता है फॉर एग्जांपल फॉर एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कहता है फॉर एग्जांपल के तौर पर एक्स एंड वाई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में सम अप करना चाहता हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने कहा था कि एक क्लास के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि अब हर ऑब्जेक्ट के लिहाज से उस क्लास के अंदर आने वाली वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है। वेरिएबल सेम होता है, लेकिन वो वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट के साथ मिलता है उसकी वैल्यू उसी के लिहाज से बन जाती है। तो कहता है अगर वो हम जब ऑब्जेक्ट के लिहाज से हमारी वैल्यू अलग-अलग है तो फिर हम उनको सम अप भी तो कर सकते हैं ना। तो कहता है जब हम ऑब्जेक्ट्स की या वैल्यूज को आपस में सम अप करने की कोशिश करते हैं प्लस का ऑपरेटर यूज करते हुए, तो वो हमें एरर दे देता है। अगर हम लोग ऐसा करना चाहें तो फिर हम प्लस के ऑपरेटर को रीडिफाइन करना पड़ता है, यानी कि दोबारा से डिफाइन करना पड़ता है। अब प्लस का ऑपरेटर है पहले भी डिफाइन हुआ हुआ, दोबारा डिफाइन करने जाएंगे तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग बन जाएगी। अब डिफाइन करते कैसे हम किसी भी ऑपरेटर को, ये आगे उसका स्ट्रक्चर आ रहा है। हाउ टू ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर, कि किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करने का ये एक स्ट्रक्चर होता है। पहली चीज इसमें आनी होती है रिटर्न टाइप की। अब रिटर्न टाइप क्या होती है? अभी रिटर्न टाइप यहाँ से मुराद डाटा टाइप्स नहीं है,
जो हम लोग इंटीजर, फ्लोट, डबल वगैरह लेते हैं। अब रिटर्न टाइप से मुराद कोई भी क्लास नेम भी हो सकता है। जो हमारी क्लास नेम्स होते हैं ये भी हमारी रिटर्न टाइप्स में ही आते होते हैं। तो रिटर्न टाइप से यहाँ पे मुराद कोई क्लास नेम भी हो सकता है जो आप लोगों ने बनाई हुई है, या जिस क्लास के ऑब्जेक्ट को आप लोग प्लस करना चाह रहे हैं वो क्लास नेम भी आ सकता है रिटर्न टाइप की जगह पे। दूसरा, ये जो ऑपरेटर है ये कीवर्ड है, ये फिक्स्ड है, ये आना ही आना है। मतलब ऑपरेटर आप लोगों ने ये ऑपरेटर वाला कीवर्ड लिखना ही लिखना है। तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पे, जिस ऑपरेटर को आप ओवरलोड करना चाह रहे हैं उसका सिंबल लिखना। मतलब प्लस को ओवरलोड करना चाह रहे हैं तो प्लस मेंशन कर देना, यहाँ पे प्लस का सिंबल डाल देना, ऑपरेटर और सिंबल। तो मतलब ऑपरेटर या सिंबल से मुराद वही है कि प्लस का सिंबल जो होता है वो डाल देना। उसके बाद ये फंक्शन वाली बॉडी बनाना। मतलब जैसे हम लोग किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम, वैसे ही हम लोग इस किसी न किसी ऑपरेटर को भी वैसे ही डिफाइन करते हैं। तो पहले हमारा रिटर्न टाइप आती है, फिर ऑपरेटर का कीवर्ड आता है, और फिर उस ऑपरेटर का खुद अपना सिंबल आता है। उसके बाद ये फंक्शन वाली बॉडी आती है, और उसके बाद बॉडी ऑफ स्टेटमेंट फॉर दिस ऑपरेटर, कि आप इस ऑपरेटर को किस लिहाज से डिफाइन करना चाह रहे हैं। जिस लिहाज से डिफाइन करना चाह रहे हैं उसकी एक स्टेटमेंट बना के लिखनी पड़ती है। तो आगे हम देखते हैं कि वो हम किस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई हुई है। आप मतलब थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअली आपने चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई इशू हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना। तो मैं एक एग्जांपल को लेके चलूँगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ लग जाए कि आप लोगों से भी अगर उस तरह का प्रोग्राम आ जाता है तो आप लोगों को बनाने आता होना चाहिए। कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड्स बाइनरी एडिशन ऑपरेटर। मतलब बाइनरी एडिशन ऑपरेटर आप लोग वे ऐसा प्रोग्राम राइट करो जिसके अंदर बाइनरी एडिशन परफॉर्म हो रही हो। अब एडिशन से जाहिर है प्लस का सिंबल है, और बाइनरी है मतलब दो चीज़ें, कि ऐसा एक प्रोग्राम लिखें जहां पे दो चीज़ों की आपस में एडिशन परफॉर्म हो रही हो। लेकिन उसने साथ बात कर दिया ओवरलोड्स की, कि जब भी फिर ऑपरेटर ओवरलोड, अब ये एडिशन ऑपरेटर है ना, तो ऑपरेटर की ओवरलोड की बात कर रहा है। तो ऑपरेटर ओवरलोड जब भी ये वर्ड आ जाए तो आप लोगों के माइंड में फौरन आना चाहिए कि वो किसी दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को सम अप करने की बात कर रहा है। क्योंकि वेरिएबल की एडिशन बगैर ओवरलोडिंग के भी हो जाती है ऑपरेटर के, क्योंकि ये प्लस का ऑपरेटर बना ही वेरिएबल्स की वैल्यूज को सम अप करने के लिए। ओवरलोडिंग तो हम तब करवाते हैं जब हम दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपस में सम करना हो। तो अब यहाँ पे उसने हालांकि ऑब्जेक्ट की बात नहीं की, लेकिन हमें स्टेटमेंट से खुद आइडिया होना चाहिए कि ओवरलोडिंग की बात कर रहा है किसी ऑपरेटर को, वो भी एडिशन वाला। तो फिर इसका मतलब है कि वो किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में ऐड करने की कोशिश कर रहा है, ऐड करना चाह रहा है। तो आप लोगों ने सिंपल सा एक प्रोग्राम बना के उनको दिखा देना है। तो मैंने जैसे अभी बनाया, आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी ऊपर टॉप पे कंपलसरी आनी है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये कंपलसरी आना ही आना है। उसके बाद क्लास एक बनाई मैंने ऐड के नाम से, उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल ले लिए और एक कंस्ट्रक्टर बनाया, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर किस लिए बनाया, कि इन वैल्यूज के अंदर बाय डिफॉल्ट मैंने जीरो रख दिया कि जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कंस्ट्रक्टर चलेगा और इन वेरिएबल्स के अंदर जीरो जीरो हो जाएगा। ये हम लोग इसलिए करते होते हैं कि ताकि स्टार्टिंग के अंदर हमारे वेरिएबल्स के अंदर कोई गारबेज वैल्यू ना उठा ले। तो लास्ट टाइम होता है हमारे वेरिएबल्स गारबेज वैल्यू उठा लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग फिर ये इसके अंदर पहले से जीरो जीरो मेंशन कर देते हैं, तो फिर वो नहीं उठाते। तो उसके बाद मैंने एक सेट ए बी, यानी कि ए बी की वैल्यू सेट करने के लिए, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर मैंने एक फंक्शन बना लिया, सी आउट इंटर ए, सी आउट इंटर बी, उसके बाद सी इन, सी एन, उसके बाद ये इनपुट ऑपरेटर है, ये जो ग्रेटर देन के दो सिंबल्स होते हैं ना इकट्ठे, ये इनपुट ऑपरेटर कहलाते हैं। सी एन इनपुट ऑपरेटर, आगे वेरिएबल का नाम और सेमीकोलन बंद। अब ये जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो ए के अंदर आ जाएगी। मतलब यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग सी एन इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, और यूजर को वैल्यू शो करवाने के लिए सी आउट इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये एक फंक्शन बना लिया सेट ए बी के नाम से, एक ए बी को दो वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए।
यानी कि ये पहला फंक्शन तो मैंने बनाया था ना वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए, और दूसरा एक फंक्शन बना लिया वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए। यानी कि इनसाइड ए की वैल्यू क्या है, इनसाइड बी मतलब बी की वैल्यू क्या है, ये दोनों मैसेजेस हो गए। आगे ए और बी दो वेरिएबल्स हो गए कि इन दोनों वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो एक फंक्शन के अंदर मैं इन वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, दूसरे के अंदर शो करवा रहा हूँ। ठीक है, ये जस्ट दो वेरिएबल्स मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि इनके अंदर मैं वैल्यूज लेके उन वैल्यूज को जब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू सम अप करूंगा तो फिर मुझे आइडिया होगा कि वाकई ऑब्जेक्ट के दरमियान भी सम अप हो सकता है। तो ये वेरिएबल मैं इसलिए ले रहा हूँ ऊपर, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद से कोई चीज नहीं है। वो ऑब्जेक्ट जिस क्लास का है ना, उस क्लास के अंदर जो चीजें पड़ी हुई हैं वो ही सारा कुछ है उस ऑब्जेक्ट के लिए। अब मैं अगर दो ऑब्जेक्ट को सम अप करूंगा तो मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाली दो वैल्यूज को सम अप करूंगा। इनडायरेक्टली मतलब ये बनता है। उसके बाद मैंने अब ये काम हो गया, ये काम हो रहा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो अब मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग करूंगा। ये तो ऊपर दो फंक्शन बना लिया ना मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करवा के उसको शो करवाने के लिए, ताकि मैं ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के बाद इनके इनके फंक्शन और इनके वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो आप लोगों को दिखा सकूं। अब ये हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही है कि इसी क्लास के अंदर ऐड ऐड क्या है, क्लास का नाम, ये जो मैं बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ये क्लास का नाम ऐड। तो मैंने आप लोगों को कहा था ये रिटर्न टाइप होती है पहले वाली। ये आप लोग यहाँ पे किसी क्लास का नाम भी आ सकता है। अभी मैंने ये काम जो करना है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, वो इस ऐड वाली क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए करना है। तो जो इसकी रिटर्न टाइप होगी वो इसी ऑब्जेक्ट की जो क्लास होगी वही इसकी रिटर्न टाइप होगी। तो रिटर्न टाइप मैंने ऐड उसी क्लास का नाम लिख दिया। ऑपरेटर कीवर्ड वैसे का वैसे ही आ गया। आगे सिंबल की बात हुई थी, तो अब एडिशन की बात की है ना हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर, तो ये ऐड का सिंबल आ गया। उसके बाद ये फंक्शन की बॉडी, फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट के तौर पर मैंने ना इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया, ताकि मैं उसको डिफाइन कर सकूं कि अगर इन ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐड करेंगे तो वो ऐड किस तरह होंगे। अब इस क्लास के ऑब्जेक्ट की मुझे ज़रूरत पड़नी थी, तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ही एज ए आर्ग्यूमेंट के तौर पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो ये तो मेरा इसकी मतलब डेफिनेशन होगी इस ऑपरेटर की, जिसको मैं ओवरलोड करना चाह रहा हूँ। आगे मैंने फिर इसी क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेम्प के नाम से। अब इस ऐड क्लास के दो ऑब्जेक्ट हो गए हैं, एक ये पी वाला और एक ये टेम्प वाला। तो कहता है जब भी मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट को दो को ऐड करूंगा तो ये क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाले वेरिएबल्स को ऐड करेगा। अब वो जो एडिशन वाला काम है वो यहाँ पे इसके डेफिनेशन के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन करना है कि अब ये टेम्प एक ऑब्जेक्ट है, पी दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो कहता है टेम्प डॉट ए इज इक्वल टू क्या हो, ए प्लस पी डॉट ए। अब ए क्या है, मेरा इस क्लास का एक पहला वेरिएबल। तो कहता है जो पहले वेरिएबल की वैल्यू दूसरे दफा जब पहले वेरिएबल के अंदर आए तो वो ये दोनों आपस में सम अप हो जाएं। इसी तरह टेम्प डॉट बी इज इक्वल टू बी प्लस पी डॉट बी, कि जब भी मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट, जब इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट बना के उन दोनों को ऐड करूंगा तो पहले वेरिएबल की वैल्यू पहले के साथ ऐड हो जाएगी, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के साथ ऐड हो जाएगी। पैरेलल एडिशन होती है ना, कि जो पहली चीजें हैं वो पहली के साथ ऐड हो जानी, जो दूसरी हैं वो दूसरी के साथ ऐड हो जाना। ऑब्जेक्ट को जब हम ऐड करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आ रहे होंगे वो तरतीब के साथ फिर ऐड होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक क्लास की जब हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अब फॉर एग्जांपल ए एक वेरिएबल है, बी दो वेरिएबल है। इस क्लास के अंदर तो दो वेरिएबल हुए ना, लेकिन जब इस क्लास के मैं दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिहाज से ए की भी दो वैल्यू बन जाएंगी, बी की भी दो वैल्यू बन जाएंगी, स्टेट डिफरेंट हो जाएगी ना।
तो इसी तरह जब स्टेट डिफरेंट हो जाएगी, दो वैल्यूज बन जाएगी, तो कहता है ये यहाँ पे पहली वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी, दूसरी वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी, और जो फिर ऐड होने के बाद रिटर्न आएगा टेम्प के अंदर, वो टेम्प की वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा। और रिटर्न करेगा कहाँ पे? जहाँ पे ये इन ऑब्जेक्ट्स की एडिशन परफॉर्म हो रही है। एडिशन कहाँ पे हो रही है? ये एट द एंड पे मेन फंक्शन के अंदर। तो पहले एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू ले ली यूजर से। ये काम आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे इंटर कर दें। जैसे मैंने ये सी के अंदर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे इसको 0 0 साइन किया ना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कोई वैल्यू दे देता हूँ। तो मुझे ये सेट करने के लिए वेरिएबल के अंदर वैल्यू या सी एन वाला जो फंक्शन बनाया है, फिर इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन के अंदर, सिचुएशन के मुताबिक, कि अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप बना लें, नहीं है तो आप लोग ना बनाएं। तो मैंने जस्ट एक एक्स्ट्रा फीचर भी इसमें ऐड कर दिया ताकि आप लोगों को यूज़र से वैल्यू लेने वाला भी काम क्लियर हो जाए। दूसरा इसको शो करवाने वाला, ताकि जब हम इन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, जैसे मैंने अब ये ऐड क्लास थी XYZ, इसके 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। पहले मैं X के लिहाज से सेट AB को कॉल करवाया, फिर मैंने Y के लिहाज से सेट AB को कॉल करवाया। सेट AB के अंदर क्या हो रहा है? यूजर से वैल्यू मांग रहा है A और B के अंदर। तो जब X के लिहाज से A B के अंदर वैल्यूज और आएंगी, Y के लिहाज से A B के अंदर वैल्यूज और आएंगी। और जब मैं ऐड करूंगा X प्लस Y को, तो जो X के लिहाज से A B के अंदर वैल्यू आई थी और Y के लिहाज से A B के अंदर वैल्यू आई थी, वो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। अब ये काम करने के लिए ये जो आखिरी लाइन है Z इज इक्वल टू X प्लस 1, ऑब्जेक्ट है ना, दोनों को ऐड किया है, तो ये दोनों एडिशन करने के लिए मैंने ये एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का काम किया। ये जितना इस समय सेलेक्ट हुआ ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो रही। ये मैंने किस लिए की? क्योंकि मैंने इस तरह डायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट को लिख के बीच में प्लस का सिंबल लगा के उनको ऐड करवाना था। तो ये हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है कि जब हम इन ऑपरेटर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन लेस देन, ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जब हमने इनको ओवरलोड करवाना होता है, तो ओवरलोड क्यों करवाते हैं? जब हम लोगों ने इन ऑपरेटर्स को दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में इस्तेमाल करना होता है। वेरिएबल्स के दरमियान में तो इस्तेमाल करने के लिए ये पहले से डिफाइन हुए हैं, तो जब हम लोगों ने इनको ऑब्जेक्ट के दरमियान में भी यूज़ करना हो तो फिर हम लोग इस तरह, जैसे मैंने अभी ये डिफाइन किया है, इस तरह इनको डिफाइन करना पड़ता है। आगे हम इनकी डिफरेंट कैटेगरी के लिहाज से डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये जिस लिहाज से भी आए आप लोग कर सको। तो मैं इसकी हर लिहाज से एक एक एग्जांपल आप लोगों को करवा देता हूँ। तो ये जो हमारे पास ओवरलोडिंग हो रही थी ना, ये सारी की सारी हो रही थी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यानी कि एडिशन के लिए। अब मैं इसको आप लोगों को कंपाइल और रन करके भी एग्जीक्यूट करके इनकी आउटपुट भी दिखा देता हूँ। ये x प्लस वाई तक तो इसकी ऑब्जेक्ट की ना एडिशन हो रही है, और ये आगे शो ए बी वाला मैसेज फंक्शन को कॉल करवा के आप लोगों को वैल्यू शो करवानी है कि वाकई उनका आपस में एडिशन हो रही है कि नहीं हो रही। ये आप लोगों को डेव C++ वाली फाइल नज़र आ रही होगी, इसमें मैंने ये सारे का सारा कोड मतलब रिप्लेस कर लिया हुआ है। तो इसके अंदर ये एट द एंड पे मैंने यहाँ तक क्लास बनाई है एक ऐड नाम से, जिसके अंदर मैंने वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग और दो फंक्शन बनाए। एक फंक्शन यूज़र से वैल्यू लेने के लिए, दूसरा फंक्शन वैल्यू शो करवाने के लिए, और तीसरा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और फिर एट द एंड पे मैं एक मेन फंक्शन बनाया जिसके अंदर पहले मैंने इन वेरिएबल को वैल्यू सेट करने के लिए सेट ए बी वाला फंक्शन कॉल करवाया,
दो ऑब्जेक्ट के लिहाज से अलग-अलग। फिर उन दोनों ऑब्जेक्ट को प्लस किया। अब दोबारा से फिर मैंने शो ए बी वाला फंक्शन एक्स और वाई के लिहाज से भी प्रिंट करवाया और जेड के लिहाज से भी प्रिंट करवाया। तो आप इसमें वाज़िया फ़र्क देखोगे। अभी मैंने इसको रन करता हूँ। मैंने रन किया तो ये आप लोगों के सामने ब्लैक स्क्रीन पे इसकी आउटपुट नज़र आ रही है। वो कह रहा है इंटर ए, मतलब ए की वैल्यू इंटर करें। अब आप लोगों ने इन वैल्यूज़ का ख्याल रखना है। मैं पहले 5 इंटर करता हूँ। अब मैंने इंटर का बटन दबाया। वो कहता है बी की वैल्यू भी इंटर करें। मैंने 6 की, फिर इंटर का बटन दबाया। अब मुझसे वो दोबारा फिर इंटर ए कहने का कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेट ए बी वाला जो फंक्शन था मैंने 2 दफ़ा कॉल करवाया था। एक दफ़ा एक्स के लिहाज से, दूसरी दफ़ा वाई के लिहाज से। अब जो 5 और 6 दिया है ये एक्स के लिहाज से इसको ए और बी को दिया है। अब मैं वाई के लिहाज से 7 और 8 ये दोनों मैंने वाई के लिहाज से दे दिए। तो यहाँ तक तो मेरी हो गई सेट करवाना ए और बी की वैल्यूज़ को। पहले एक्स के लिहाज से 5 और 6 सेट कर दिया और वाई के लिहाज से 7 और 8 सेट कर दिया। फिर मैंने इनको शो करवाया। पहले एक्स के लिहाज से शो करवाया तो एक्स की जो वैल्यू मैंने दी थी एज इट इज़ आ गई। फिर मैंने वाई के लिहाज से शो करवाया तो वाई के लिहाज से जो वैल्यूज़ दी थी वो एज इट इज़ आ गई। फिर मैंने इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक्स और वाई को ऐड करके जेड के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया और फिर जेड के लिहाज से, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट की एडिशन के लिहाज से शो करवाया। तो ये देखें ए के अंदर 5 था और वाई के लिहाज से भी ए के अंदर 7 था। 7 और 5 कितने बनते हैं? 12। ये ए के अंदर 12 आ गया। फिर एक्स के लिहाज से बी के अंदर 6 था और वाई के लिहाज से बी के अंदर 8 था। उसने 8 और 6 को ऐड किया और 8 और 6 कितने होते हैं? 14 और उसने 14, बी की वैल्यू बी के अंदर 14 आ गया। हालांकि मैंने सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट को ऐड किया था। मैं दोबारा कोड में लेके जाता हूँ आप लोगों को। हालांकि मैं ये देखें ये सिर्फ एक्स और वाई को ऐड किया था और जेड में स्टोर करवा दिया और फिर जेड के लिहाज से मैंने इसको शो करवाया। तो उसने क्या किया, एक्स और वाई के लिहाज से जो ए और बी की वैल्यूज आ रही थी उनको ऑटोमेटिकली पहली वैल्यू को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ ऐड कर दिया। तो ये होती है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में ऑपरेटर्स की इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब आगे इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के लिहाज से, ताकि आपको इसके डिफरेंट सिनेरियोज पता चल जाएं। आप लोगों को किसी भी लिहाज से पूछे तो आप लोगों को बताना आता होना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर्स की टाइप्स डिफरेंट हैं तो फिर डिफरेंट एग्जांपल्स भी होनी चाहिए थोड़ी सी। पहले हम देख लेते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट ओवरलोड्स। पहले हम लोगों ने देखा, अभी ये जो प्रोग्राम देखा वो एडिशन थी 2 ऑब्जेक्ट्स के। अब हम क्या देख रहे हैं? ओवरलोड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। टू वर्क विद यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये जो हम लोग किसी क्लास को बना के उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, ये यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट ही होते हैं। जैसे मैंने इस क्लास के अंदर ये एक्स वाई जी 3 ऑब्जेक्ट बनाए ना एक क्लास के अंदर, तो ये यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ये उसकी इसी की बात कर रहा है कि यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यूजिंग पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ओवरलोड करना है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, किसको? इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। पहले हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड किया था। बाइनरी ऑपरेटर वो होता है जो 2 वेरिएबल्स के दरमियान में आता है, यानी कि सिंगल प्लस का सिंबल। लेकिन जो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये क्या होता है कि डबल प्लस का सिंबल, कि जब हम किसी वैल्यू के अंदर कोई एक का इंक्रीमेंट करवाना चाहें तो उसके साथ 2 दफ़ा प्लस प्लस सिंबल लिख देते हैं ना, तो वो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। अब हम लोगों ने उसी पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करना है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करना है तो जाहिर सी बात है हमें इस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए फिर ऐसी आप लोगों ने कोई डमी एक क्लास बना लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पे काउंटर के नाम से बना ली है। क्योंकि ये जो प्लस का ऑपरेटर होता है ना, इंक्रीमेंट का डबल प्लस का सिंबल जो होता है, ये अमूमन हम लोग काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या लूप्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं।
कि उस वेरिएबल के अंदर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा, हमें काउंटिंग होती रहेगी, पता चलता रहेगा कितनी दफ़ा वो चीज़ कॉल हुई है। अमूमन हम लोग इसको इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, तो अब भी हम लोग इसको इसीलिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर CNT यानी कि काउंट नाम से एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर मैंने इस काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया कि जब भी मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा और इस वेरिएबल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से 0 आ जाएगा ताकि कोई गॉर्बेज वैल्यू ना उठाए। अब मैं इस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करूँगा जिसको मैं करना चाह रहा हूँ। तो पहले रिटर्न टाइप, अब इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं थी बनती, तो मैंने इसको वॉइड लिख दिया। दूसरा मैंने कहा था किसी भी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते वक्त उस ऑपरेटर का कीवर्ड आता है, तो ये मैंने ऑपरेटर का कीवर्ड लिख दिया। तीसरी चीज़ मैंने कहा था उस ऑपरेटर का सिंबल, तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का सिंबल जो यही होता है प्लस प्लस का सिंबल 2 दफ़ा लिखना। उसके अंदर वैसे एक डाटा टाइप मेंशन कर दी है एज ए आर्गुमेंट के तौर पर, ताकि मैं इस ओवरलोड पोस्ट फिक्स ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकूं। अब मेरे पास क्योंकि वैल्यू कोई नहीं आनी, मैंने वैसे ही इंक्रीमेंट करते जाना 1 1 1, तो मैंने सिर्फ डाटा टाइप लिख दी, साथ आर्गुमेंट लिखा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई वैल्यू तो नहीं आनी, मैंने तो उसी वेरिएबल के अंदर एक एक इंक्रीमेंट करते जाना। तो जैसे ही हमारे पास इस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग होगी तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 यानी कि CNT प्लस 1। तो जब भी ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुआ करेगी इस CNT वेरिएबल के अंदर एक का ऐड हो जाया करेगा, यानी कि जब भी ये काम परफॉर्म हुआ करेगा। तो अब यहाँ पे ये तो एक क्लास बना ली मैंने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे मेन फंक्शन भी तो चाहिए होगा। तो अब मैं एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ, इंट मेन, उसके अंदर काउंटर वही क्लास ऊपर वाली, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया C नाम से। अब मैं उस ऑपरेटर ओवरलोडिंग की इम्प्लीमेंटेशन करने लगा हूँ मेन फंक्शन के अंदर आके। तो C.show count, मतलब अब ये शो काउंट का एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैं इसकी काउंटिंग को शो करवाऊंगा यानी कि प्रिंट करवाऊंगा। तो ये भी मैंने ऊपर ये क्लास के अंदर ये बनाया हुआ है जिसके अंदर सी आउट वैल्यू इनसाइड काउंट इज CNT, मतलब एक मैसेज और एक यही वाला वेरिएबल इसको प्रिंट करवाया ताकि मैं इस फंक्शन को डिफरेंट जगह से कॉल करवाऊंगा और इसकी वैल्यू प्रिंट करवा के देखूंगा। तो इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए मैंने शो काउंट का फंक्शन बनाया है। तो ये पहले मैंने बाय डिफॉल्ट शो काउंट का फंक्शन कॉल कर लिया ताकि जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है पहले मैं वो प्रिंट करके देख सकूं। अब C क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट। अब मैं ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट इसको अप्लाई करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा। अब इसको अप्लाई करने के लिए मैंने ये ऊपर टॉप पे ये इसको ओवरलोड किया है। ये तो सिलेक्टेड हिस्सा है ना, ये सारा इस प्लस के ऑपरेटर की ओवरलोडिंग है। तो मैंने इसको इसलिए टॉप पे क्लास के अंदर ओवरलोड किया ताकि मैं इसको ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो फिर अब मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर आके इस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट को लगाया है, तो ये वाकई काम करेगा। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वेरिएबल है, अब ये ऑब्जेक्ट किसका है? काउंटर क्लास का। और काउंटर क्लास के अंदर कौन सा वेरिएबल है? ये CNT का। और CNT के ऊपर जब भी ये लगेगा तो इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट कर देगा। फिर मैंने इसको शो करवाया, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर शो करवाया, मतलब 3 दफ़ा मैं इसको शो का फंक्शन कॉल करवा के CNT की वेरिएबल की वैल्यू को शो करवा रहा हूँ और तीनों दफ़ा एक एक का इंक्रीमेंट करके शो करवा रहा हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा ओवरलोड ऑपरेटर वाकई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको अब डेव C++ के अंदर करके भी देख लेते हैं, वहाँ पे हम इसको डिफरेंट सिनेरियोज के मुताबिक चेंज करके देख लेंगे ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैं इसको 2 दफ़ा C++ कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पे ये 2 दफ़ा इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। पहले ये जो
सी डॉट शो काउंट का कॉल करवाऊंगा तो इट विल शो 0, मतलब पहले स्टार्ट में तो इसमें 0 ही था ना, अभी मैंने इंक्रीमेंट नहीं लगाया, ऑपरेटर नहीं लगाया, तो वैसे ही इसको शो करवाया तो ये 0 शो करवाएगा। फिर मैंने एक दफ़ा लिखा प्लस प्लस, तो एक दफ़ा लिखने का मतलब होता है एक का इंक्रीमेंट होना। जब एक दफ़ा लिखूंगा तो ये एक दफ़ा ही कॉल होगा ना ये चीज़, तो एक का इंक्रीमेंट होगा। फिर मैं इसको शो करवाऊंगा, पहले 0 था, एक का इंक्रीमेंट हुआ, अब क्या मुझे डिस्प्ले करवाएगा 1। अब मैं इसके अंदर दो पे इंक्रीमेंट करता हूँ, एक ये फिर एक ये, तो ये 2 दफ़ा लिखा है तो 2 दफ़ा ये कॉल होगा, तो 2 दफ़ा एक एक का इंक्रीमेंट होगा। तो 1 के अंदर जब 2 दफ़ा एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो मेरी आउटपुट क्या आएगी, 0, 1 और 3, ये मेरी आउटपुट आएगी। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके भी दिखा देता हूँ। ये एक वैसे स्टेटमेंट लिखी हुई वो आ रही थी, वो कॉपी हो गई बीच में। ये आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन के अंदर आउटपुट नज़र आ रही होगी। पहले 0 शो करवाया CNT का, फिर CNT के अंदर 1 शो करवाया, फिर 3 करवाया, यानी कि पहले 2 दफ़ा एक एक इंक्रीमेंट हुआ था, फिर तीसरी दफ़ा मैंने 2 दफ़ा इंक्रीमेंट किया, तो 1 के अंदर 2 दफ़ा एक एक का इंक्रीमेंट होगा तो 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जो पोस्ट फिक्स है ये हमारा यूनरी ऑपरेटर्स में आता है, क्योंकि ये हम लोग वेरिएबल के साथ सिंगल टाइम लगाते हैं ना, एक ही वेरिएबल के साथ लगता है, एक से ज़्यादा के साथ नहीं लगता। तो ये जितने भी होते हैं ना हमारे पास ऐसे ऑपरेटर जो किसी एक ऑब्जेक्ट या एक वेरिएबल के साथ लग के कोई काम परफॉर्म कर रहे हो तो वो यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते होते हैं, और जो दो वेरिएबल या दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में आ रहे हों वो बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते होते हैं। जैसे पहले मैंने बाइनरी का किया, अब मैंने यूनरी ऑपरेटर का काम किया। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे मैंने एक टेबल के अंदर उन तमाम टाइप्स के ऑपरेटर के नाम लिखे हैं जिनकी ओवरलोडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ऐसे मतलब यहाँ पे तमाम के तमाम ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग हो सकती है, जो मैंने यहाँ पे ये टेबल के अंदर मेंशन किए हुए हैं कि C++ हमें इन तमाम वेरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग प्रोवाइड करता है। अब चूंकि मैंने कहा था लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफरेंट होते हैं, हमारे जो ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर होते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ C++ की बात कर रहा हूँ कि C++ के अंदर इन तमाम ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग हो सकती है। तो ये मैंने यहाँ पे इनको सिंबल के लिहाज से, मतलब एक कॉलम के अंदर में तमाम के तमाम सिंबल है और दूसरे कॉलम के अंदर उन सिंबल्स की कैटेगरी का नाम है। तो इनकी कैटेगरी के लिहाज से इनकी जो कैटेगरीज बनती हैं ना इनकी कोडिंग के लिहाज से वो ये बनती हैं। अब इनके नाम भी आगे मेंशन किए हुए हैं मैंने। यूनरी ऑपरेटर जैसे मैंने अभी किया, बाइनरी ऑपरेटर जैसे मैंने इससे पहले किया, दो ऑब्जेक्ट को आपस में ऐड करवाया। तो ये दोनों पहली एग्जांपल तो हो गई हैं। तीसरी है रिलेशनल ऑपरेटर की, तो वो हम आगे देख लेते हैं। ये यूनरी ऑपरेटर जैसे मैंने अभी पोस्ट फिक्स ऑपरेटर का काम किया, ये वैसे ही है। उसके बाद ये बाइनरी ऑपरेटर जो मैंने इससे ऊपर पहले प्लस के दो ऑब्जेक्ट को प्लस करवाया, x प्लस वाई वाला, ये वैसे ही है। वहाँ पे मैंने x और प्लस y ले लिया था, यहाँ पे बॉक्स 1 प्लस बॉक्स 2 और प्लस बॉक्स 3, मतलब नाम चेंज हो गए हैं और काम थोड़ा सा चेंज हो गया, चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट वही है। वहाँ पे मैंने x, y और z ले लिए थे, यहाँ पे बॉक्स 1 बॉक्स 2 और बॉक्स 3 तीन ऑब्जेक्ट हो गए, तो काम वही हो रहा है बाइनरी ऑपरेशन वाला। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर की ओवरलोडिंग, कि ये जो कैटेगरी है जिसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ये जो इस तरह के ऑपरेटर होते हैं सारे रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। तो कहता है ये भी हम लोग ऑब्जेक्ट के दरमियान में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकी भी ओवरलोडिंग होती है। अब मैं जिसके लिए जो एग्जांपल के तौर पर कोड बनाया है ना, इसके अंदर मैं दोनों ही काम कर रहा हूँ। एक तो
ये यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, कि ये जो इस तरह हम किसी वेरिएबल के साथ सिंगल टाइम लिखें और वो काम करे। अब ये माइनस का सिंबल है, मैंने इसके वेरिएबल के स्टार्ट में लिख दिया है, तो इसके दूसरी साइड पे कोई ऑपरेटर तो नहीं है ना। बाइनरी ऑपरेटर तब बनता है जैसे कि मैं अभी लिखने लगा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस बी, यानी कि अब ये इस ऑपरेटर के दोनों साइड पे ऑपरेंड्स आ रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्ट या वेरिएबल हमारे ऑपरेंड्स कहलाते होते हैं। तो अगर ऑपरेटर की दोनों साइडों पे ऑपरेंड्स आ रहे हो तो वो ऑपरेटर बाइनरी बन जाता है। अगर किसी ऑपरेटर के सिर्फ एक साइड पे ऑपरेंड आ रहा हो तो वो यूनिरी ऑपरेटर बन जाता है। जैसे ये फिट है तो इसके साथ माइनस का ऑपरेटर लगा हुआ है, तो एक साइड पे ही है ना, तो ये यूनिरी ऑपरेटर बन गया। तो अब इस एग्जांपल के अंदर यूनिरी ऑपरेटर भी क्लियर हो रहा है, और साथ ही ये लेस देन के सिंबल यानी कि लेस देन का जो ऑपरेटर है इसकी भी ओवरलोडिंग हो रही है। तो मतलब रिलेशनल ऑपरेटर की भी ओवरलोडिंग आ गई और यूनिरी ऑपरेटर की भी ओवरलोडिंग आ गई एक ही एग्जांपल के अंदर। यानी कि उसको मैंने डिफाइन कर दिया कि फीट, पहले के अंदर मैंने फीट और इंचेस को वैल्यूज दे के उनको डिक्रीमेंट करवाया, और दूसरे के अंदर मैंने इनको चेक करवा लिया। अब मैं नीचे आके दो ऑब्जेक्ट लिए इसी क्लास के, एक D1 के नाम से और दूसरा D2 के नाम से। अब चूंकि ये मैंने काम किया हुआ है ऊपर कंस्ट्रक्टर के अंदर, कि ये डिस्टेंस नाम से मेरी क्लास थी, तो मैंने डिस्टेंस नाम से ही ये एक कंस्ट्रक्टर बना के उसके अंदर वैल्यूज असाइन करवा ली फीट और इंचेस को, और फिर यहाँ पे ओवरलोडिंग के अंदर आके मैंने इसके ऊपर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा लिया और फिर रिलेशनल ऑपरेटर लगा लिया इनकी वैल्यूज को कंपैरिजन करने के लिए। अब मेन फंक्शन के अंदर आके मैंने उसी क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए D1 और D2। तो अब मैं D1 और D2 के दरमियान में रिलेशनल ऑपरेटर लगा के इनके वैल्यूज को कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो पहले मैंने D1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त दो वैल्यूज पास की, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो इन दोनों वैल्यूज को असाइन कर देगा फिट और इंचेस को। फिर मैंने D2 का ऑब्जेक्ट बनाते हुए फिर दो वैल्यूज पास की, फिर ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो ये भी असाइन हो जाएंगी फिट और इंचेस को। मतलब फिट और इंचेस दो वेरिएबल है, तो D1 की जो कैलकुलेशन होगी वो D1 के ऑब्जेक्ट वैल्यूज के लिहाज से होगी, D2 की जो कैलकुलेशन होगी वो D2 के लिहाज से होगी। उसके बाद मैंने फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में रिलेशनल ऑपरेटर लगाया। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर लगाने के लिए मैंने ये रिलेशनल ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की है। ये बूलियन रिटर्न टाइप हो गई, ऑपरेटर कीवर्ड हो गया, जिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करनी हो गया उसका सिंबल हो गया। उसके बाद डिस्टेंस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया डी नाम से। इफ फीट, मतलब फीट वेरिएबल इसी क्लास का है, कहता है लेस देन हो डी डॉट फीट के, डी इसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट के लिहाज से इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब इसके साथ फीट के साथ कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ, तो इसकी जो पर्सनल वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। दूसरी दफ़ा मैंने फीट के साथ डी लगा दिया, तो ये जो डी के लिहाज से इसकी वैल्यू आएगी ना फीट की, तो फीट के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जो डी के ऑब्जेक्ट के लिहाज से मैंने असाइन की होगी। तो दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन करेगा। अगर इसकी पर्सनल वैल्यू लेस देन हुई वाकई, तो रिटर्न ट्रू कर देगा। या फिर रिटर्न ट्रू करवाने के लिए एक और स्टेटमेंट रखी है कि फिट की वैल्यू डी फिट के अगर बराबर है, पहले मैंने लेस देन चेक करवाई फिर बराबर चेक करवाई, लेकिन बराबर के साथ साथ जो इंचेस की वैल्यू मैंने उसको चेक करवा दिया कि वो तो नहीं कहीं कम। अगर वो कम है और फीट की वैल्यू बराबर है तो फिर भी रिटर्न ट्रू कर देगा। इन दोनों कंडीशन के अलावा जो भी वैल्यू हुई वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो D1 इज लेस देन D2,
मतलब D1 के लिहाज से कैलकुलेशन करेगा, D2 के लिहाज से भी कैलकुलेशन करेगा, फिर D1 के अंदर भी एक वैल्यू आ जाएगी, D2 के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों का कंपैरिजन होगा आपस में। अब आप लोगों को यहाँ से भी लग रहा है कि इसके अंदर 10 और 11 आ रहा है, लेकिन इसके अंदर 5 और 11 आ रहा है, मतलब D1 के अंदर वैल्यू ज़्यादा है ना, तो मतलब वाकई ये ग्रेटर देन है। और D2 के लिहाज से जो वैल्यूज आ रही हैं, और D2 के जो लिहाज से वैल्यूज आ रही हैं वो 5 और 11 है। तो हमारे पास मतलब D2 की वाकई हमें देखने से भी लग रहा है कि D2 की जो वैल्यूज छोटी हैं, तो मतलब उसके लिहाज से जो कैलकुलेशन होगी, मतलब D2 वाकई ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो वाकई लेस देन है D1 से। तो इसका मैसेज के अंदर भी तो यही प्रिंट होना चाहिए ना, D2 इज लेस देन D1। तो वाकई ये इसकी ये नीचे आउटपुट लिखी हुई है, D2 इज लेस देन D1, वाकई इसकी आउटपुट यही बनती है। तो अब मैंने दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में रिलेशनल ऑपरेटर लगाना था, तो मैंने इस तरह उसको इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर्स हैं, मतलब वही लेस देन और जो सी इन और सी आउट के साथ सिंबल आते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के। तो आगे ये उनकी आगे फिर ओवरलोडिंग की हुई है कि एक डिस्टेंस नाम से कंस्ट्रक्टर है, फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हुई है, फिर फ्रेंड फंक्शन बनाया और स्ट्रीम के नाम से ऑपरेटर, और इसके बाद ये साथ ही ऑपरेटर का सिंबल आ गया। उसी तरह ये ऑपरेटर और ऑपरेटर का सिंबल आ गया। ये हमारा सिंबल यूज होता है आउटपुट के लिए, सी आउट के लिए, तो आउटपुट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। ये सिंबल हमारा यूज होता है सी इन के लिए, मतलब इनपुट के लिए, तो इनपुट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग। तो इस तरह मैं अब सी इन करवाया, सी इन के बाद मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया, तो वैल्यू मेरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जा रही है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये मैं ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ सिर्फ एक दफ़ा सी इन के साथ, लेकिन जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझसे दो वैल्यू मांगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो D3 किसका ऑब्जेक्ट है? डिस्टेंस क्लास का, और डिस्टेंस क्लास के अंदर कितने वेरिएबल आ रहे हैं? दो, एक फीट का और दूसरा इंचेस का। तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये उसके अंदर आने वाले फंक्शन और वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और एक क्लास के हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं, मतलब उस क्लास के अंदर आने वाले फंक्शन और वेरिएबल्स की उतनी ही कॉपीज बन जाती हैं। तो यहाँ पे उसने इंटर द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले उसने मुझे मांगा, मैंने 70 दिया, फिर इंटर किया, फिर उसको 10 दिया, मतलब दो दफ़ा उसने मुझसे वैल्यू मांगी, पहले 70 दी मैंने, दूसरी दफ़ा 10 दी। और ये नीचे थर्ड डिस्टेंस F 70 और 10 उसने प्रिंट करवा दिया। पहला तो वही आ गया ना जो मैंने इसको फिक्स दिया हुआ था, 11 और 10, 11 और 10, फिर 5 और 11, फिर 5 और 11। अब ये मैंने यूज़र से मतलब ली थी, जब मैंने इसको रन किया था तो तब ये यूज़र से ली, तो ये उसके बाद तब उसकी जो यूज़र से ली हुई वैल्यू आ गई। मतलब इन ऑपरेटर्स को जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करना हो तो फिर इन ऑपरेटर्स को इस तरह ओवरलोडिंग करनी पड़ती है, तो ये हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है। तो ओवरलोडिंग ऑपरेटर की भी हो सकती है, फंक्शन की भी हो सकती है। इसी तरह आगे ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये वही जो मैंने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर वाला काम किया था, सेम वही चीज़ है। यहाँ पे उसने साथ डिक्रीमेंट को भी ऐड कर दिया, मतलब है तो यूनरी ऑपरेटर ही ना। तो यूनरी ऑपरेटर को जो मैंने टॉप पे किया था वही तरीकाकार है। यूनरी ऑपरेटर जब भी आ जाएगा उसी तरह करना है, बाइनरी ऑपरेटर जब भी आ जाएगा उसी तरह करना है, और इनपुट ऑपरेटर जब भी आ जाएगा तो इसी तरह करना है। तो ये तमाम कैटेगरीज की एक एक एग्जांपल आप लोगों को करके दिखा दी है कि जब भी ये वाले ऑपरेटर आएंगे आप लोगों ने इसी तरह इसकी ओवरलोडिंग परफॉर्म करनी है। और इनका क्वेश्चन जब आएगा तो इसी तरह पूछा जाएगा कि आप लोग मतलब एक प्रोग्राम लिखो जिसके अंदर इनकी ओवरलोडिंग या बताया हुआ होगा कि किस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग परफॉर्म हो रही हो। तो आप लोगों ने इस तरह एक प्रोग्राम बना के दिखा देना है ऑपरेटर की ओवरलोडिंग परफॉर्म करने के लिए। ये सुपर स्क्रिप्ट का सिंबल होता है, ये जो हम लोग इस तरह बड़ी ब्रैकेट्स लगाते हैं दो दफ़ा इकट्ठी। अब ये सब स्क्रिप्ट क्या होती है?
कि ये सबस्क्रिप्ट होती है कि जब हम लोग कोई अरे डिक्लेयर करते हैं तो उसका साइज लिखने के लिए होती है। जैसे ये है ना इंट अरे, अरे मैंने डिक्लेयर की तो इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखते होते हैं, उस अरे का साइज लिखते होते हैं। तो वो जो साइज होता है वो हमारा सबस्क्रिप्ट कहलाता है। तो इस सिंबल की भी हम लोग ओवरलोडिंग कर सकते हैं, यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट को एज ए अरे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये भी ऑपरेटर होता है डैश, उसके बाद ग्रेटर देन की ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट होती है, अब ये ब्रैकेट क्या कहलाती है, क्लास मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आप लोगों को पहले जब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का पढ़ाया था तब भी बताया था। ये ऊपर यहाँ पे भी लिखा हुआ था मैंने, लेकिन चलो उधर लिखा हुआ उधर ही मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि हम लोग ना इस तरह इसको लिखते होते हैं कि जब किसी क्लास के अंदर से किसी चीज़ को एक्सेस करना हो, तो मैंने कहा था ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस होती है। लेकिन अगर हमारे पास उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है और हम उस क्लास के अंदर ही बैठे हुए हैं, मतलब उसी क्लास की चीज़ को एक्सेस करना है उस क्लास के अंदर ही बैठ के, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दिस का कीवर्ड लगा के आगे ये एक्सेस ऑपरेटर लगा देते हैं। मतलब ये पी और आगे ये एक्सेस ऑपरेटर और आगे एम। तो ये दिस का लगा के मतलब दिस क्लास, वो उसकी क्लास का स्कोप आ जाएगा या ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और आगे ये सिंबल आ जाएगा, और आगे उस क्लास का जो फंक्शन होगा या वेरिएबल होगा वो आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह उसी क्लास के अंदर बैठ के उसी क्लास की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं बगैर किसी ऑब्जेक्ट के। मैं आप लोगों को थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ। मतलब इस तरह होता है कि किसी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, दिस का मतलब होता है करंट क्लास को रेफर करता है ये। उसके बाद ये एक्सेस ऑपरेटर, और उसके बाद सम का फंक्शन बनाया था ना, तो ये सम का फंक्शन मैंने कॉल करवा दिया कि जब हम लोगों ने अब सम का फंक्शन कॉल करवाया था तो ऑब्जेक्ट लिखा था ना, अब मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, दिस एक्सेस का ऑपरेटर और सम का फंक्शन लिख दिया। कि हम लोग ये दिस का मतलब होता है करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, चाहे वो क्रिएट किया है चाहे नहीं किया। तो जब हम लोगों ने ये काम हम तभी करते होते हैं जब हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट ना किया हो और उस क्लास के फंक्शन को कॉल करवाने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये हमारा डैश और ग्रेटर देन का सिंबल एक्सेस ऑपरेटर कहलाता होता है। तो इसकी भी ओवरलोडिंग होती है, मतलब ऑपरेटर जितनी भी टाइप्स के हैं तमाम की ओवरलोडिंग होती है। तो ये तमाम की एक एक एग्जांपल करके यहाँ पे दिखाई हुई है, और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे ये क्वेश्चन प्रोग्राम भी रख दिए हैं। ये प्रोग्राम वही है जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिए हैं, और साथ मैंने इनका रेफरेंस भी दे दिया है। मतलब ये वाला प्रोग्राम आपको कहाँ से मिलेगा, ये आईटी सीरीज की जो बुक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, उसका 431 पेज नंबर है, इसका रेफरेंस भी ये दिया हुआ है। ये दो आप लोगों ने खुद बनाने हैं जो कि मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को। तो ये दो नहीं करवाए थे तो वो उसके मैंने रेफरेंस दे दिए। तो यहाँ तक हमारा हो गया अभी ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग भी आती है, वो इतनी लेंथी नहीं है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी आती है, उसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। तो यहाँ तक हमारी ओवरलोडिंग कंप्लीट हो गई।